आज हम एलआरएस के बारे में सेकेंड वीडियो कवर करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट चैप्टर इन दिस वीडियो। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो आई रिकमेंड कि पहले उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना, फिर इस वीडियो पर आना, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पिछली सभी वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाए तो सिंपली इस नंबर को सेव कर लो, विच इज 8360944207। इस नंबर को सेव करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, राइटिंग सेव्ड फॉर CAIIB, एंड आपको सभी अपडेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू द TCS। फर्स्ट ऑफ ऑल TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए आप हैं एक इंडिविजुअल जो बाहर पैसा भेजना चाहते हैं और आप गए हैं बैंक में। तो बैंक आपका पैसा तो बाहर भेजेगा, लेकिन अमाउंट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा एंड वो टैक्स अलग से आपके अकाउंट से कट किया जाएगा और गवर्नमेंट के पास जमा होगा। ये टैक्स जो कट किया जाएगा बाद में ये आपकी टैक्स प्रोफाइल में शोकेस जरूर करेगा, तो आप बाद में अपने इनकम टैक्स में इसको शोकेस करते हुए इसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बार ये टैक्स कट करवाना पड़ेगा और इसमें रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो जून का अटेम्प्ट है 2025 वाला, वहां पर जो रूल्स मैं नीचे करवा रहा हूं वहां पर यही रूल्स पूछे जाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ऑन TCS एंड अंडर द LRS स्कीम। तो रिमिटेंस अंडर द एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप रिमिटेंस करते हो, किसी भी तरीके की रिमिटेंस करते हो और फाइनेंशियल ईयर में जो रिमिटेंस आपने की है उसका अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है, तो 5% की दर से जो अमाउंट एक्सीड करता था 7 लाख के ऊपर, उसके ऊपर TCS डिडक्ट होगा। और जहां कहीं पैन कार्ड या आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है वहां पर 10% TCS चार्ज किया जाएगा। अगर एजुकेशन लोन बेस्ड रिमिटेंस है तो उसके केस में जो अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है, यानी कि 7 लाख के अमाउंट तक के लिए कोई भी TCS नहीं है, और 7 लाख से ज्यादा जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 0.5% TCS जो है लगाया जाएगा, अगर लोन किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है। एंड फर्दर, अगर आप NRO अकाउंट से पैसा जो है NRO अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसके केस में भी TCS जो होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। एंड इसके साथ ही अगर नॉन LRS रेमिटेंसेस की बात करें तो उसके केस में TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कॉरपोरेट पर्पस के लिए या गुड्स को इंपोर्ट करने के पर्पस के लिए अगर आपने कोई रेमिटेंस करी है तो वहां पर TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की वो ट्रांजेक्शन्स जो कि LRS के अंडर आती हैं वहां पर TCS एप्लीकेबल होगा। लेट्स अंडरस्टैंड कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है। मान लीजिए कंपनी ने रेमिटेंस करी थी एंड वो रेमिटेंस जो सबसे पहले की गई थी 6.5 लाख की करी थी 4 अप्रैल 2020 को। तो क्योंकि 7 लाख की आपके पास थ्रेशोल्ड लिमिट है तो कोई भी TCS डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो अगली रेमिटेंस की गई है सेकंड नंबर पर, वो की गई है 9,50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन, तो वहां पर आपका अमाउंट एक्सीड कर गया बाय 9 लाख। तो 9 लाख रुपए के ऊपर जो पर्टिकुलर टैक्सेबल अमाउंट है वो आपका कैलकुलेट होगा। 9 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से जो TCS है वो डिडक्ट किया जाएगा एंड दैट वुड बी इट। अगर कंपनी बी की बात करते हैं, 20 लाख की ट्रांजैक्शन की गई है तो वहां पर जो अमाउंट आपका 7 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रहा है यानी कि 13 लाख रुपए का, उसके ऊपर जो TCS है वो एप्लीकेबल रहेगा। एंड वहीं पर कंपनी की जगह पर मैं इंडिविजुअल की बात करना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सी पर्सन ने एजुकेशन लोन के तहत ट्रांजैक्शन करी है तो 7 लाख तक तो कोई भी TCS नहीं है। पर्टिकुलरली 7 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 3 लाख रुपए का, उसके ऊपर 0.5% TCS एप्लीकेबल रहेगा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी जो पहले 7 लाख रुपए की थी, अब उसे इंक्रीज करके 10 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर का कर दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोन बेस्ड एजुकेशन लोन के लिए रिमिटेंस करते हो तो कोई भी TCS एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आपने किसी नोटिफाइड एजुके आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे बाहर भेजते हो तो 10 लाख से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% का TCS एप्लीकेबल रहेगा। अगर ओवरसीज टूर पैकेज के अकॉर्डिंग आप बाहर जाते हो तो 10 लाख के ऊपर 20% का TCS एप्लीकेबल रहेगा। बाकी सभी पर्पसेस के लिए भी
अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो वो 20% का ही टीसीएस अब एप्लीकेबल रहने वाला है, राइट। तो एजुकेशन लोन आपने रिमिटेंस करी है एजुकेशन लोन के थ्रू, तो वहां पर कोई भी टीसीएस नहीं रहेगा, 10 लाख तक भी और 10 लाख से ऊपर भी। इन केस अगर आप सेल्फ फंडेड कर रहे हो तो 10 लाख तक कोई भी आपके ऊपर जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 10 लाख से ऊपर 5% का टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा अगर सेल्फ फंडेड एजुकेशन आप रिमिटेंस कर रहे हो। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी 10 लाख से ऊपर 5% का रिमिटेंस रहेगा। ओवरसीज टूर पैकेज के लिए 10 लाख से ऊपर 20% रहेगा। और बाकी सभी रिमिटेंस के लिए भी 10 लाख से ऊपर 20% का जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल रहने वाला है। फिर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कुछ एग्जांपल्स के बारे में। मान लीजिए एजुकेशन रेमिटेंस करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो राज ने 15 लाख रुपए बाहर भेजे हैं थ्रू अ लोन फ्रॉम द रेप्यूटेड बैंक, यानी कि एक नोटिफाइड बैंक के थ्रू उसने लोन लिया था राज ने एंड वो पैसा बाहर भेजा है। तो कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी। और अगर सेल्फ फंडेड है तो उसके केस में 10 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो ऊपर का 2 लाख है उसके ऊपर 5% टीसीएस लगेगा। थर्ड सिनेरियो है, मिस्टर इकबाल ने 8 लाख रुपए अपने ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगापुर में भेजे हैं, तो 10 लाख तक कोई भी रिमिटेंस के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, उसके ऊपर चार्ज लगेगा, विद इन थ्रेशोल्ड है। दूसरा सिनेरियो है कि मिस शर्मा ने रिमिट किए हैं 13 लाख रुपए, तो 3 लाख के ऊपर 5% का जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल रहेगा। फोर्थ एग्जांपल है मिस्टर खन्ना बुक्स अ वेकेशन, तो 14 लाख की वेकेशन उन्होंने बुक करी है, तो यहां पर भी 10 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं है और 10 लाख से ऊपर 4 लाख पर 20% टीसीएस रहेगा। इसके अलावा अगर किसी भी और पर्पस के लिए मान लीजिए आप एलआरएस पर्पस से पैसे बाहर भेजते हैं तो 10 लाख से ऊपर 20% टीसीएस एप्लीकेबल रहने वाला है। पैन जो है वो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी है। टीसीएस जो है पर्टिकुलरली आप क्लेम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि दैट कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट व्हेन फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और एजुकेशन लोन की बात करें तो वो एक रेप्यूटेटेड आपका नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक एटसेट्रा से। एंड फर्दर टीसीएस जो है वो नॉन इंडिविजुअल रिमिटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी कि कॉर्पोरेट्स के लिए, ट्रस्ट के लिए, इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए टीसीएस एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। अभी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे। वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है, राइट। तो रिमिटेंसेस जो है आप कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट पर्पस के लिए अगर आप रिमिटेंस करना चाहते हो तो वो अलाउड है। इसके तहत आप आईएफएससी में रिमिटेंस कर सकते हो। आईएफएससी होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप आईएफएससी में ट्रांजैक्शन कर सकते हो और साथ के साथ आईएफएससी में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन आईएफएससी में, वहां पर प्रमोशन करने के लिए भी आप जो पर्टिकुलर रिमिटेंस है वो कर सकते हो। और यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल रहेंगी। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो फंड्स को रिमिट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से पर्पज है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो रिमिटेंस जो है वो यहाँ पर अलाउ की गई है, यानी कि अगर आप नॉन डोमेस्टिक पर्पज के लिए आईएफएससी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली आप रिमिटेंस जो है वो बाहर कर सकते हो, यानी कि ओनली सिक्योरिटीज विच आर नॉट इशूड बाय द इंडियन एंटिटीज आउटसाइड आईएफएससीज। यानी कि अगर आईएफएससी में, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में अगर बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और सिक्योरिटीज इशू की गई है, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन किए जा सकते हैं आईएफएससी के तहत इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का क्लोज है, दैट इज अ आल्सो अलाउड। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग भी अलाउड है, दैट इज द सेकंड थिंग। एंड अगर आईएफएस आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में 15 दिन से ज्यादा आइडल फंड्स पड़े हैं, यानी कि अनयूज्ड फंड्स पड़े हैं, तो आपको उन्हें रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टर का आईएनआर अकाउंट है इंडिया में, वहां पर वापस से वो पैसा लेकर के आना पड़ेगा। कुछ इस तरह से समझिएगा, यहाँ पर पर्सन ए है जो कि इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पर आईएफएससी है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, और यहाँ पर इंडियन आईएफएससी है जहाँ पर बाहर की कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, उसकी सिक्योरिटीज इशू की हुई है। तो यहाँ पर ए अगर चाहे तो इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में जो कि इंडियन एंटिटीज के द्वारा इशू नहीं की गई हैं, बाहर के एंटिटी की द्वारा इशू की गई हैं, वहां पर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए
जो इंडियन पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसी पर्पज के लिए अगर ये चाहे तो गिफ्ट सिटी में अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन कर सकता है, वो अलाउड है। लेकिन अगर इस एफसीए में फॉरेन करेंसी अकाउंट में 15 दिन से ज्यादा ग्रेटर देन 15 डेज फंड्स आपके वेकेंट पड़े रहते हैं, तो यहाँ पर पैसा वापस से लेकर के आना पड़ेगा इस पर्सन के ही अकाउंट में। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ये चीज यहाँ पर कही गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, इट्स रिलेटेड टू कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट के तहत कोई भी अपनी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है इस फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू। और एडी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्होंने एलआरएस के तहत जो भी रिपोर्टिंग है, कंप्लायंस है, कौन करेगा? ऑथराइज डीलर बैंक यहाँ पर करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियल लाइफ सिनेरियो। तो मिस्टर जोशी जो हैं वो गिफ्ट सिटी में आईएफएससी म्यूचुअल फंड हम यहाँ पर उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, मिस्टर जोशी, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है। तो कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस के तहत आईएफएससी में ये ट्रांजैक्शन अलाउड है, राइट। अब सेकंड पॉइंट है, कीप्स आइडल फंड्स इन एफसीए फॉर 20 डेज। दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड, क्योंकि आप 15 दिन के लिए पैसा रख सकते हो, नॉट फॉर द 20 डेज, राइट। एंड ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम हिज एफसीए टू फ्रेंड्स एफसीए, यानी कि अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से फ्रेंड के एफसीए में पैसा डाल दिया, वो भी अलाउड नहीं है। आप अपने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन यहाँ पर रेजिडेंट्स के बीच में नहीं कर सकते हो इस एफसीए के थ्रू, फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू। Now let's have a look at the capital account remittances under the LRS। तो permissible capital account transaction कौन कौन सी हैं? Let's have a look at it। तो residents को यहाँ पर अलाउ किया गया है कि वो फेमा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, चाहे वो परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो सभी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड लिमिट कितनी रहेगी? पर फाइनेंशियल ईयर 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट यहाँ पर रहने वाली है, राइट। ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड तो डेफिनेटली यहाँ पर अलाउ किया गया है कि परमिसिबल एसेट्स को होल्ड करने के लिए अगर आपको बाहर अकाउंट ओपन करना पड़ता है तो वो आपको बाहर अकाउंट ओपन करना अलाउड है। क्या आप अपने खुद के रहने के पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए बाहर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? यस, यू कैन डू परचेज द प्रॉपर्टी फॉर द सेम। फिर बात आती है, अगर आप लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करना चाहते हैं या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी चीज अलाउ की गई है एलआरएस के तहत। क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर डायरेक्टरशिप इन अ फॉरेन कंपनी। देखो, जब आपको डायरेक्टर बनाता है ना किसी कंपनी में, तो आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स क्यूएस चाहिए होते हैं। तो उन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर अलाउ की गई है एलआरएस के तहत। दैट इज कवर्ड अंडर द पॉइंट नंबर 4, ठीक है। फर्दर शेयर्स रिसीव्ड एज डायरेक्टर रेम्युनरेशन, अगर आप डायरेक्टर बन गए हैं किसी कंपनी के और रेम्युनरेशन के तहत या प्रोफेशनल सर्विसेज जो आपने रेंडर की थी उसके तहत अगर आपको शेयर्स मिलते हैं, तो क्या आप उन शेयर्स को रिसीव कर सकते हैं? यस, दैट ट्रांजैक्शन इज आल्सो अलाउड। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी अलाउ किया गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर किसी वेंचर कैपिटल फंड जिसको हम वीसीएफ कहते हैं, या फिर अनरेटेड डेब्ट सिक्योरिटीज में, प्रोमिसरी नोट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वो भी यहाँ पर अलाउ की गई हैं। दैट इज आल्सो अलाउड। दैट इज पॉइंट नंबर 6 ओवर हियर। फिर बात आती है, अगर आप कोई जॉइंट वेंचर सेटअप करते हैं या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी फर्म सेटअप करते हैं बाहर, तो वहां पर भी अगर आप कोई अच्छा, आपके पास स्कोप है और बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर अलाउ की गई है। दैट्स द 7th पॉइंट। एंड लेंडिंग आईएनआर लोन्स टू एनआरआई, यानी कि आईएनआर लोन देना है आपने एनआरआई को जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, तो वो भी यहाँ पर अलाउड है। लेकिन ऐसे जो लोन होने चाहिए दोज शुड बी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स, राइट। तो वो भी यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या चीजें अलाउड है, उनके बारे में फटाफट से देखते हैं कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर ओपन कर सकते हो। यस, यू कैन ओपन। आप इमोल प्रॉपर्टी को भी परचेज कर सकते हो, आप लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको शेयर्स मिलते हैं एज ऑफ रेम्युनरेशन, तो वो भी अलाउड है। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड में, प्रोमिसरी नोट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जॉइंट वेंचर कैपिटल फंड या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए भी बाहर पैसा लेकर के जा सकते हो। अगर आपने पैसा उधार पर देना है एनआरआईज को जो कि आपके क्लॉज रिलेटिव हैं और उनको आईएनआर लोन देना है, तो वो भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं अलाउड है कैपिटल अकाउंट के तहत, विच आर नॉट अलाउड? देखिए, आप रियल एस्टेट बिजनेस नहीं कर सकते, पहली चीज है। आप बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के तहत। ये ट्रांजैक्शंस को अलाउ नहीं किया गया, दीज आर नॉट अलाउड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये वो ट्रांजैक्शन है 3 तरह की
जो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से बनकर के आता है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो, बैंकिंग बिजनेस है तो भी, और फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज हैं तो भी आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के तहत। फर्दर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फर्दर आपको जो एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक ब्रांच है वहां पर आपको डेजिग्नेट ब्रांच बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप सभी ट्रांजैक्शन करेंगे। यानी चाहे हमारे पास कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, चाहे करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऑथराइज डीलर की जो ब्रांच है वो डेजिग्नेट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप सभी ट्रांजैक्शन को राउट करने वाले हैं। और फर्दर आपको ब्रांच के पास कम से कम अकाउंट चलाते हुए, सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग करते हुए 1 साल हो गया हो, दैट्स द सेकंड पॉइंट। एंड अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2.5 लाख USD ही पर फाइनेंशियल ईयर बाहर भेज सकते हो। और आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथराइज डीलर या किसी बैंक के द्वारा किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है। अगर सभी मेंबर्स को ओनर्स हैं या फिर को पार्टनर्स हैं जॉइंट वेंचर के, प्रॉपर्टी के, तो सभी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स इकट्ठे मिलकर के भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। दैट इज आल्सो अलाउड, राइट। एग्जांपल्स को समझते हैं। मिस्टर आहूजा ने एक अपार्टमेंट बाय किया है दुबई में, दैट इज अलाउड, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, दैट इज अलाउड। मिस ईशा ने बैंक ऑपरेटिंग पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑपरेटिंग इन सिंगापुर, ये पर्टिकुलरली अलाउड नहीं है क्योंकि ये बैंक बिजनेस है, दिस इज नॉट अलाउड, राइट। मिस मिस्टर शर्मा जी ने 10 लाख रुपए भेजे हैं टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो ये भी LRS के तहत अलाउड है। फर्दर गुप्ता फैमिली जो है वो इन्वेस्ट करती है इन प्रॉपर्टी इन लंदन इन वाया LRS, तो वो भी यहाँ पर अलाउड है अगर सभी को ओनर हैं या फिर एंड अपनी इंडिविजुअल लिमिट को मेंटेन करते हैं तो उस केस में ये चीज़ भी अलाउड है। फिर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द ODI, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो ODI एक्चुअल में होती क्या है, जब कोई पर्सन बाहर की किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेता है या फिर जो पर्टिकुलरली कंपल्सरी कन्वर्टिबल जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको परचेज कर लेता है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हुए मेंबर बन जाता है, या मार्केट से प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स परचेज कर लेता है, तो उसको हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस केस में इंडिविजुअल पर्संस को अलाउ किया गया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, कि वो ODI कर सकते हैं यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फेमा का जो नोटिफिकेशन है वो अलाउ करता है ODI को। तो ODI कब परमिटेड नहीं है, देखो अगर रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, या FATF नॉन कंप्लाइंट कंट्रीज है, उसके केस में ODI यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, अदरवाइज अलाउड है। एंड अगर ODI कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन तो अमाउंट की है विच इज 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड चीज है कि आप लिस्टेड, अनलिस्टेड एंड कंबाइंड एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो परमिसिबल लिमिट के तहत कर सकते हो। एंड ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप फॉरेन करेंसी अकाउंट, बैंक अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हो तो वो भी अलाउड है। कंसोलिडेट करना भी यहाँ पर अलाउ किया गया है अगर सभी मेंबर्स जो हैं को इन्वेस्टर्स हैं। एंड फर्दर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करने के लिए। मान लो अपने बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स में एंड आप कहो कि मुझे 10 लाख का लोन दे दो, ऐसा कोई भी लोन आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। एंड जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो RBI की या फिर किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी की क्वेश्चन लिस्ट में, सैंक्शन लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। एंड फर्दर स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। ज्वाइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरीज जो हैं वो हो सकती हैं, बट स्टेप डाउन सब्सिडरीज आर नॉट अलाउड। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब होता है सब्सिडरी की भी आगे सब्सिडरी, जैसे मान लो ये मेन ग्रुप है, इसकी कोई सब्सिडरी है एंड उसकी भी आगे सब्सिडरी बन जाए, दैट इज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी, वो अलाउड नहीं है। ज्वाइंट वेंचर हो सकता है किसी आप कंपनी के साथ मिलकर के करना चाहते हो या अपनी खुद का आपका होली ओन्ड सब्सिडरी है, वो यहाँ पर अलाउड है, बट स्टेप डाउन सब्सिडरी इज नॉट अलाउड। एंड क्या आप अपने जो एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं या फिर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पर्पजेज? यस, ODI पर्पजेज के लिए आप इस बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखो जहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 मिलियन USD यानी कि 50 लाख USD से ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 50 लाख USD से ज्यादा है, वहां पर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक जो कि सेबी की तरह अप्रूव्ड होंगे या फिर जो रजिस्टर्ड बैंकर्स होंगे अब्रॉड के,
वो वैल्यूएशन करेंगे। और जहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 5 मिलियन यूएसडी तक की है या उससे कम है, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीपीए यानी कि सर्टिफाइड जो पब्लिक अकाउंटेंट है वो यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर बाकी हम ओडीआई की बात करें तो जो भी अर्निंग्स आपकी वहां से होती हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जो भी अर्निंग आपकी होगी वो 60 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ड्यू हो गई है उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपने वापस इंडिया में रिपेट्रिएशन उसकी करवानी है। एंड अगर आप ज्वाइंट वेंचर में या होली ओन सब्सिडरी में पैसा अपना बाहर निकालना चाहते हो तो जब आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करी थी उसके 1 साल बाद ही आप पैसा वहां से बाहर निकाल सकते हो। फर्दर जो भी आपके लॉसेस बाहर होते हैं या आप डिस इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं अपनी किताबों में उसको जीरो कर दो, वो चीज भी अलाउड नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ओडीआई डिफरेंट एग्जांपल्स ओवर देयर, आपको सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सो मिस्टर वर्मा इन्वेस्ट अ टेक कंपनी स्टार्टअप इन यूएस वाया द इक्विटी, तो ये अलाउड है ओडीए के तहत, बिल्कुल अलाउड है जी। ठीक है, सेकंड सिनेरियो देखते हैं। मिस्टर बंसल सेंड्स फंड्स टू एक्वायर अ रियल एस्टेट कंपनी, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। मिस्टर जैन इन्वेस्ट इन यूएस कंपनी वाया द लिस्टेड शेयर्स, अलाउड है। अंडर ईडी इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट्स ओडीआई, तो ये तो पर्सन अलाउड नहीं क्योंकि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की एक सैंक्शन लिस्ट में आ गए हैं, तो ये ओडीआई नहीं कर सकते हैं। Now let's have a look at the summary of the capital account transactions and ODI under the LRS. तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो जी, बिल्कुल यू कैन डू ओपन द फॉरेन करेंसी अकाउंट। एंड इमोल प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट अलाउड है, जॉइंट वेंचर्स होली ओन्ड सब्सिडरीज में भी अलाउड है, लेकिन रियल एस्टेट से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्या आप एनआरआई को लोन दे सकते हो? बिल्कुल एनआरआई रिलेटिव्स को लोन दे सकते हो, लेकिन दैट शुड बी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स एंड विद इन लिमिट होने चाहिए। राइट ऑफ कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को, नॉट अलाउड, राइट ऑफ नहीं हो सकता। डिसइन्वेस्टमेंट टाइमलाइन जो है वो जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बाद 1 साल के बाद ही कर सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर नहीं कर सकते डिसइन्वेस्टमेंट। ओडीआई इन एफएटीएफ नॉन कंप्लायंट कंट्री यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दैट इज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एफ है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो पर्टिकुलरली आप नहीं उसमें ओडीआई कर पाओगे। आप ओडीआई के लिए क्या बाहर अकाउंट ओपन कर सकते हो, डेट इज अलाउड। कंसोलिडेटेड फैमिली इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर को इन्वेस्टर्स हैं, राइट। एंड फर्दर नॉन कंप्लाइंट कोई भी नहीं होना चाहिए। फर्दर इंडिविजुअल अंडर्स आरबीआई डिफॉल्ट अगर किया है तो वो यहाँ पर ओडीआई नहीं कर सकते, राइट। फिर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, ओडीआई के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि जॉइंट वेंचर्स में होली ओन्ड सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फॉर्म A2 को जो कि ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पर्टिकुलर करना पड़ेगा। सेम जो हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पढ़ा था ना, सेम रूलिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फर्दर आपकी सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन रहती है 25,000 यूएसडी तक की। एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके लिए मैंडेटरी है बताना, पैन कार्ड भी मैंडेटरी है ओडीआई ट्रांजैक्शन के लिए। एंड एक जो सेपरेट फॉर्म है, जो न्यू फॉर्म है, दैट इज अ फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो आपने 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि रिमिटेंस जब आपने करी है, फर्स्ट रिमिटेंस करी है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने पार्ट 1 फॉर्म सबमिट करना होता है। एंड पार्ट 2 जो फॉर्म होता है वो ऑथराइज डीलर बैंक फाइल करता है, दैट इज टू बी फाइल्ड बाय द ऑथराइज डीलर बैंक, राइट। क्लियर है चीज, बाकी सब चीजें सेम है। फिर बात आती है कि पोस्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या गाइडलाइंस होती हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले चीज है कि जो आपको शेयर्स इशू किए गए थे, जो सर्टिफिकेट इशू किए गए थे या इन्वेस्टमेंट का जो प्रूफ था कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उसका प्रूफ आपको डेट ऑफ रेमिटेंस के बाद 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना पड़ेगा ऑथराइज डीलर के पास, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के सभी। दूसरा है अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है, मान लो पहले आपने कहा था कि 70% इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अब आपने पैटर्न चेंज कर दिया, तो आप चेंज के 30 दिन के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट करोगे ऑथराइज डीलर के पास, राइट। और साथ के साथ आपको जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो मैंडेटरीली 31 दिसंबर से पहले पहले भेजनी होती है, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। एंड फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट रिटर्न भरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। इन केस अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगेन दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो आपकी ओरिजिनल रिमिटेंस थी उसके बाद 1 साल के बाद ही डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
अगर डिसइन्वेस्टमेंट आपने कर दी है तो 60 दिन के अंदर अंदर जो पैसा है वो वापस आना चाहिए। अगर कोई भी इनकम हुई है वो भी 60 दिन के अंदर अंदर वापस इंडिया में आनी चाहिए, रिपेट्रिएट होनी चाहिए। एंड फर्दर रिपोर्टिंग ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स टू ऑथराइज्ड डीलर बैंक विद इन 30 डेज, यानी कि जब पैसा आ गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर ऑथराइज्ड डीलर बैंक को आप रिपोर्ट करेंगे कि पैसा आपके पास आ चुका है, राइट। दैट इज द सिनेरियो। ओके, तो ये सभी पॉइंट जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबमिशन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज करते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट 31 दिसंबर से पहले। फॉरेन लाइबिलिटी एसेट रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद हो सकती है। रिपेट्रिएशन जो है, अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स हैं उसकी रिपेट्रिएशन 60 दिन के अंदर अंदर करवानी पड़ेगी। और रिपोर्टिंग की बात करें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स की, तो उसे रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। एग्जाम्पल्स को देखते हैं यहाँ पर, ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। पहला है मिस्टर देसाई 50,000 यूएसडी भेजते हैं टू सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी, दैट इज एक्चुअली अलाउड, राइट। एंड फॉर्म ओडी जो आपका ओडीए पार्ट 1 है वो 30 दिन के अंदर अंदर भेजेंगे। जब आपने ट्रांजेक्शन कर दिया वो 30 दिन के अंदर अंदर भेजोगे ओडीए पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो ऑथराइज्ड डीलर खुद फाइल करेगा। मिस तान्या फेल्स टू सबमिट एपीआर, जो एनुअलाइज्ड आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, नहीं भेजती हैं, तो उन्हें नॉन कंप्लाइंट कहा जाएगा और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी उनके ऊपर बैठ सकती है। मिस्टर आर्यन डिस इन्वेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट अलाउड। डिस इन्वेस्टमेंट जो है 6 महीने बाद अलाउड है, वो अलाउड नहीं है। मिस्टर कपूर सेल्स शेयर्स इन होली ओन्ड सब्सिडरी एंड रिपेट्रिएट्स, तो ये भी गलत हो गया, 90 डेज बाद किया है, जबकि 60 दिनों के बाद करना होता है रिपेट्रिएशन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। After that, it's related to loans by the resident individuals to the NRI close relative. Very important, very important topic. तो क्या ऐसा लोन देना अलाउड है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए परमिट किया गया है कि वो एनआरआईज को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को, क्लोज रिलेटिव जो हैं उनको नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन जो है वो दे सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती हैं। देखो, जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एंड कम से कम 1 साल की मेच्योरिटी का लोन दिया जाएगा। एंड यूज ऑफ फंड जो है, यानी कि जो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा बोरो द्वारा, या तो अपने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस में इस्तेमाल किया जाएगा। एंड जो भी पैसा क्रेडिट किया जाएगा वो एनआरआई पर्सन के एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, राइट। एंड फर्दर लोन अमाउंट जो है वो बाहर लेकर के नहीं जा सकते, राइट। वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही रहना चाहिए। लोन अमाउंट बाहर नहीं जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही रहेगा। रीपेमेंट की बात करें तो बाहर से पैसे ला करके, यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू, या फिर एनआरआई का जो एनआरई एफसीएनआर या फिर एनआरओ अकाउंट है उसमें जो बैलेंसेस हैं उनके थ्रू रीपेमेंट की जा सकती है, उनके थ्रू रीपेमेंट की जा सकती है। तो जो कोई भी ऐसा पैसा लिया गया है एनआरआई के द्वारा, उसका इस्तेमाल चिट फंड कंपनी में, निधि कंपनी में नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर रियल एस्टेट में, प्लांटेशन में नहीं कर सकते, फार्म हाउस को बनाने के लिए नहीं कर सकते, या फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के लिए, टीडीआर के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में प्रोहिबिटेड पर्पसेस है जहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मिस्टर राजीव जो है लोन्स ₹10 लाख टू कजन इन दुबई फॉर पर्सनल नीड्स, यस अलाउड है, ठीक है। मिस रिया ने लोन 15 लाख टू अंकल फॉर रियल एस्टेट, ये अलाउड नहीं है, रियल एस्टेट में पैसा नहीं लग सकता। मिस्टर समीर ने अपना घर परचेज करने के लिए यूएस में दिया, नहीं अलाउड, देखो रियल एस्टेट में है। टू ब्रदर इन यूएस फॉर बाइंग अ हाउस, नहीं अलाउड, बाहर तो पैसा जाना ही नहीं है, इंडिया में रहना चाहिए। एंड मिस आशा लोन्स ₹8 लाख टू सिस्टर फॉर सेटिंग अप ऑफ बुटीक, दैट इज अलाउड फॉर बिजनेस पर्पस, राइट। तो वो अलाउड है। अभी देखते हैं यहाँ पर समरी ऑफ ओडीआई लोन्स एंड टू द रिलेटिव्स। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो फॉर्म A2 पैन कार्ड मैंडेटरी है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द ओडीआई फॉर्म जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। लोन टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव जो है वो अलाउड है, इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए, 1 साल की कम से कम मेच्योरिटी रहेगी, एनआरआई के एनआरओ अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता? रियल एस्टेट में, प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, टीडीआर के लिए, फार्म हाउस के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। डिस इन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद अलाउड है, उससे पहले अलाउड नहीं है। रिपोर्टिंग टाइमलाइन की बात करें तो ओडीआई फॉर्म जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना पड़ेगा। एंड फर्दर प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है।
एंड एपीआर यानी कि एनुअलाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो 31 दिसंबर से पहले सबमिट करनी पड़ेगी। एंड कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने के लिए। कौन से सेक्टर्स प्रोहिबिटेड हैं फॉर द पर्पस ऑफ ओडीआई? तो रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएटीएफ अगर कंप्लाइंट नहीं है तो यहाँ पर ओडीआई अलाउड नहीं होगा। राइट, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है रिलेटेड टू द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये हो जाता है कवर। आपको अगर चाहिए पूरी की पूरी पीडीएफ तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक एंड साथ के साथ वीडियो को कर दो शेयर, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ ही आप ये नंबर को सेव कर लीजिए विच इज 8360944207। इस नंबर को सेव कर लो एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर राइटिंग सेव्ड फॉर सी ए आई बी। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको अपडेट्स जो है वो सेंड करने स्टार्ट कर देंगे। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हैप्पी लर्निंग।